अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ज़िंदगी के हर गुजरने वाले दिन के साथ नई नई चीज़ें, नई नई खबरें और नए नए इश्यूज़ जो हैं पाकिस्तान में जन्म ले रहे हैं। तो हम अगर बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बल्कि उससे मैं पहले ये समझता हूँ कि इकोनॉमिस्ट होने से पहले हम एक इंसान हैं। तो इंसान जिस लेवल पे भी हो, उसकी ज़बान का एक पास होता है, ये अल्फाज में वज़न होता है। तो आजकल अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो वज़न हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि हम जनाबे वाला बात का बतंगड़ बनाकर पेश कर रहे हैं अपने आप को हर जगह पे, और उस वजह से हमारी मेरे ख्याल में जग हंसाई जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, कोई भी आदमी पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन का मुआवन हो, उससे ही पहले प्राइम मिनिस्टर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब के मुआवन खसूसी हों, कोई बात करें तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि इस बात का रद्द-ए-अमल जो है वो किसी न किसी फॉर्म में अवाम की तरफ से आएगा। लेकिन शायद हम अवाम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं और भुलक्कड़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमें माजी की चीज़ें याद नहीं रहती। तो जैसे हुकूमत जो है डंग टपाओ पॉलिसी अपनाए हुए है, इसी तरह अवाम भी डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। खबरें आती हैं और जैसे वीकली मैं आपके सामने अपना तज्जिया, बल्कि नाक़स तज्जिया जो है वो पेश करता हूँ और उसमें अपनी राय देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग उससे मुत्तफ़िक़ ना करें, हो सकता है अब कुछ लोगों से इत्तेफाक भी करें, लेकिन चूँकि मैंने आपसे कहा कि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि जो मेरी नाक़स समझ के मुताबिक चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मैं वो आपके सामने पेश कर सकूँ। हम जब खबर देते हैं कि पाकिस्तान जो खित्ते में सबसे ज़्यादा उजरत देने वाला मुल्क बन गया है, और बड़े हम अपने शाने चौड़े करके ये बात बताते हैं मीडिया के सामने, और इसी के ऊपर हम वाह भी इकट्ठी करते हैं। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान मज़दूरों को उजरत देने वाला इस खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क है। बात ये है कि उस उजरत से उसकी कुफ्त ख़रीद क्या है। जिस मुल्क में चीनी जो है वो 170 और 195 के दरमियान मिल रही हो, तो क्या ये 20-22 हज़ार जो आपने उजरत मुकर्रर की है ये काम दे सकेगी? या कोई मुआवन खसूसी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हो, वो इस 20-22 हज़ार में अपने पूरे महीने भर का किचन जो है वो हमें चला के दिखा दे, तो हम फिर मानेंगे कि वाकई आपने जो उजरत मुकर्रर की है पाकिस्तान में, और वो पूरे खित्ते के मुकाबले में, मतलब खित्ते की बात होती है, साउथ एशिया की बात होती है, तो खित्ते के मुकाबले में जहाँ पे वाला आपके लोग बड़े खुशहाल हैं, बड़े खुश हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस तरह के बयानात देने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के दिलों पे जो ज़ख्म लगे हुए हैं उसके ऊपर नमक छिड़कना मैं समझता हूँ, ना कि मरहम लगाने के बराबर है। इसी तरह हम बड़े बड़े इज्तिमा में, कन्वोकेशंस हों या कहीं किसी चीज़ का अपने इनॉग्रेशन करना हो, उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जो पिछले आपके मंसूबे हैं उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है, लो जी मेट्रो बनी तो बहुत महंगी बन गई, हमने मेट्रो बनाई बड़ी सस्ती बनाई, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अब हम जो है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका प्रोसेस है, अपना इलेक्शंस की बात हो रही है, उसमें अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं देख रहा था कि चंद एक टीवी चैनल जो हैं जनाब वाला वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे उस चीज़ की राय ले रहे हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पिछले तकरीबन 4-5 साल से पाकिस्तान से बाहर ही जॉब कर रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब ने एक वादा किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, जो उन्होंने वादा पूरा किया। हम तहे दिल से इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको आपने ये वादा किया था कि हम आपको इलेक्शंस में जो वोटिंग है उसका हम आपको हक दिलाएंगे। वो हक दिला दिया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ ये है
कि अगर मैं थोड़ा न्यूट्रल होकर बात करूं तो आपने अपने अवाम से बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें कर्जा उतारने का वादा था, जिसमें जनाब वाला वो करप्शन बंद करने का वादा था, ख़त्म करने का वादा था, जिसमें जो करप्ट लोग थे उनको जेलों में डालने का वादा था, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो महंगाई को कंट्रोल करने का वादा था। तो मेरे ख्याल में इन चारों चीज़ों में तो आप बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और जितना ज़ोर मैं समझता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर लगाया है कि इसका 50% भी आप जहाँ पर महंगाई कंट्रोल करने में लगा देते तो मेरा ख्याल है आपको 100% इसमें कामयाबी मिल जानी थी। मतलब कि जिस वे से आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई, जिस वे से आपने कंट्रोवर्सी शुरू की, जिस वे से आपने काबीना से जब इसकी मंजूरी दिलवाई, और जिस वे से आप इलेक्शन कमीशन को फोर्स कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के साथ साथ में भी टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन एक अटामिक पार होने की वजह से क्या हमने गुर्बत ख़त्म कर ली? क्या हमने अपने मुल्क के अंदर जो महंगाई का एक तूफ़ान हम लेके आ गए पिछले 3 सालों में, क्या उसको हमने कंट्रोल कर लिया? तो मेरे ख्याल में बाहर की निस्बत जो आपका लोकल अवाम है जो बाउंड्री के अंदर रह रहा है उसके जो मुतालबात हैं या उनके साथ जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन लोगों की वो जो ख्वाहिशात थी या इन लोगों की लोगों को जो आपने रास्ते दिखाए थे या इन लोगों को आपने जो ख्वाब दिखाए थे उनको पूरा करना पहले, बाकी ओवरसीज जो मैं समझता हूँ वो बाद में आते हैं। लेकिन चले खैर, आपने जो भी वादा किया ओवरसीज़ के साथ वो आपने पूरा किया। इसके ऊपर मैं तहे दिल से आपको जनाब वाला खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ये खराज तहसीन जो है मेरे जो लोकल लोग हैं उनकी तकलीफ़ से ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें ज़्यादा बड़ी हैं, मेरा खराज तहसीन छोटा है। तो मेरे खराज तहसीन पेश करने से भी उन लोगों की जो मुसीबतें हैं या उन लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसका मुदावा नहीं होगा। तो खुदारा इस बात के ऊपर ध्यान दें। और ये मेरे ख्याल में ये अब इनको छोड़ देनी चाहिए बातें ना, क्योंकि जी वो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई तो जहाँ पे वाला उस वजह से महंगाई पाकिस्तान में भी हुई, महंगाई पूरी दुनिया में हुई, चाइना के अंदर महंगाई वैसी होनी चाहिए थी। आपका दोस्त है चाइना जिसमें के बारे में आप कहते हैं हमारी दोस्ती जो है जब वो शहर से ज़्यादा मीठी और को हमारी जो पहाड़ हैं उनसे ज़्यादा भी ज़्यादा ऊंची है। तो उन्होंने तो कोई भी जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन आया तो उसका इफेक्ट उन्हें अपनी आवाम को वो नहीं जाने दिया। तो देख लें, आप खाली अब ये कहें कि जी हम कोरोना की वजह से हमारी ग्रोथ भी मुतासर हुई, कोरोना की वजह से हमारे सारे सेक्टर जो हैं वो मुतासर हुए। चाइना आपके सामने, कोरोना वहाँ पे भी आया था, बल्कि कोरोना वहाँ से शुरू हुआ और सारी दुनिया से पहले उन्होंने काबू भी पाया। तो हमें कुछ मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनसे सीखना चाहिए। मजाए कि हम इस तरह का और एक लॉलीपॉप दें कि अगले 10 सालों में मजीद 10 डैम बनाएंगे। आप तो पहले जहाँ इस चीज़ का हिसाब दें कि इन 3 सालों में कितने डैम बनाए हैं, कितने डैम्स के बारे में हमने प्लानिंग की है, कितने डैम को स्केड्यूल किया, कितने डैम्स का आपने इफ्तिताह किया है। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि लोगों का मेंटली तौर पर तैयार कर रहे हैं कि जनाब वाला आइंदा दिनों में पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा होगा, तो इसका मतलब तो मैं ये कहता हूँ कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात करे तो इसका मतलब ये कि हमें कमर कस लेनी चाहिए। क्योंकि अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और जो 146 या कुछ या 147 रुपये कुछ फी लीटर बिक रहा है, अब सोचें जब इसके अंदर और इजाफा होगा तो वो चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। तो इसका ख्याल अब आपने खुद करना है। उसके बाद जनाब वाला अगर आप थोड़ा सा मेरी इस रियासत मदीना की गवर्नमेंट जो है इसके जो पिछली जो कंपेन थी जिसके अंदर ये बातें करते थे कि अगर $1 बढ़ता है तो उससे मुल्क के अंदर इतने % महंगाई आती है, मुल्क का इतना कर्जा बढ़ जाता है। तो सिर्फ हम आपको पंजाब की बात बता देते हैं कि अभी तक जो रुपये की कदर में कमी हुई है वो हर रोज़ ही कमी होती है, लेकिन हम खबरें ना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं। लो जी, डॉलर को पाकिस्तान रुपये ने हिट कर दिया, कितना हिट कर दिया जी 5 पैसे। ठीक है जी। लो जी, पाकिस्तानी रुपया जो उसने डॉलर को उसने आगे लगाया हुआ, कितना आगे लगाया हुआ जब 6 पैसे। लो जी, पाकिस्तानी रुपया जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो मतलब वो मजबूत हो गया, कितना मजबूत हुआ 7 रुपये। तो ये इतनी खबरों के साथ मसाला लगा के पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि रुपये की बेकदरी की वजह से जो पिछले ज़ाहिर सी बात 4 महीनों से होती आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट जो है या पंजाब के कर्ज़ों में 77 अरब रुपये का इजाफा हो गया, 77 अरब रुपये का इजाफा हो गया। अब ज़ाहिर सी बाकी सूबे भी हैं, तो आप कलेक्टिवली देख लें कि रुपये की इस बेकदरी से पाकिस्तान के टोटल कर्ज़ों में कितना इजाफा हुआ होगा। और ज़ाहिर सी बात कर्ज़े जब बढ़ते हैं तो माशियत आपकी कमज़ोर ही होती है। उसमें मेरा तो ख्याल नहीं है कि हम ये कह सकेंगे जब बोला कि माशियत जो है आपकी वो कमज़ोर हो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ मजमूई तौर पर देखें कि रुपये की इस बेकदरी की वजह से
पाकिस्तान के कर्ज़ों में जो इजाफा हुआ है जून 2021 तक, वो 9 खरब 54 अरब 52 करोड़ और 80 लाख रुपए है। इसमें आप देख लें कि आपके रुपये की मजबूती जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब तक आप अपनी इकानमी को एक्सपोर्ट्स बेस्ड इकानमी नहीं बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने रुपये को मजबूत कर सकते। जितने मर्जी पैकेज लेके आ जाएँ, आप IMF से पैकेज लेके आ जाएँ, आप यहाँ वर्ल्ड बैंक से पैकेज लेके आ जाएँ, एशियन डेवलपमेंट से पैकेज लेके आ जाएँ, या जितने आपके इस्लामिक कंट्रीज दोस्त हैं उनकी तरफ से कोई पैकेज आपको मिल जाए, जब तक आप अपने आप को या अपनी इकॉनमी का जो पोटेंशियल है उसको एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में बाहर नहीं लेके आएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीज़ों को नहीं पहुँचाएंगे, तो रुपये की बेकदरी होती रहेगी, कर्जा आपका बढ़ता रहेगा। जैसे उसने पहले भी एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आप जनाबे वाला गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले तो 50% मसाइल गवर्नमेंट के हल हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो इसमें भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसको भी देख सकते हैं, हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन जो है उसको भी देख सकते हैं। और रुपये की जो बेकदरी है ये कि ऐसा आपका एलिमेंट है कि ये आपकी कास्ट पुश इन्फ्लेशन को भी जनाबे वाला बढ़ाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी बढ़ाता है। ये इकोनॉमिक्स के लोग जो है मेरे ख्याल में इस चैनल को बड़े तरीके से समझ सकते हैं और समझ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब बोला, जैसे मैंने आपसे पहले मेरे ख्याल में आप मेरे वील आप देखें तो आज से 6-7 माह पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 17% से 19% के दरमियान है। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ज़ोरों शोर से ये बात कर रही थी कि जनाब हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे पाकिस्तान में। जब मैंने कहा था कि 17 से 19% इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट का दावा ये था कि 8 से 9% इन्फ्लेशन है। ठीक है जी। और आज मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लेशन 20% से भी बढ़ गया है। और इसके दरमियान में एक गैप वो भी था जब मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट जो थी ये बिल्कुल थकती नहीं थी इस तरह की बातें करी। इन्फ्लेशन 10% है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, हमने इस हफ्ते इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, इस महीने में इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। लेकिन अब एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि आपका वो इन्फ्लेशन 8-9% या 10% जो था उससे बढ़ के एकदम से 18.34% है आज के डेट में, जब तक ये वील अब मैं कर रहा हूँ। तो मेरा दावा यह है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 20% से भी ज़्यादा हो गया है। तो जैसे पहले मैंने आपसे बात की, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी, जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इन्होंने अपनी पूरी अटेंशन और तवज्जो दी है जनाब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। उसका अगर 50% भी ये महंगाई को कंट्रोल करने में लगा देते, मुझे बताइए ये माफिया को कंट्रोल किसने करना है? अब तो मुझे हर जगह माफिया नजर आता है। ये जो अभी रुपये की बेकदरी है उसमें कौन इन्वॉल्व है? कौन है जो जनाब वो डेली जो रुपये की डॉलर की कीमत में फ्लक्चुएशन लेके आ रहे हैं? क्या इसमें माफिया इन्वॉल्व नहीं है? क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है इस चीज़ का? क्या चीनी के अंदर माफिया इन्वॉल्व नहीं था? गवर्नमेंट को पता था इस चीज़ का। आटे के अंदर माफिया इन्वॉल्व नहीं था? गवर्नमेंट को पता था इस चीज़ का। अभी ये जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी उसमें माफिया इन्वॉल्व नहीं है? गवर्नमेंट को पता था इस चीज़ का। अभी इसकी वजह से आपको पता, सीमेंट के अंदर जो लोगों ने घपला किया पिछले एक हफ्ते के अंदर, अरबों रुपया जो है लोगों से वसूल किया गया है। जब सीमेंट की फी बोरी तकरीबन 650 से 1700 पे चली गई, अब जो है मार्केट में 750 मिल रही है। तो मुझे बताएं गरीब आवाम जो है वो कहाँ जाए? इस सीमेंट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो था इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि मैं कह सकता हूँ, पहले मैं कभी कभी ये कहता था कि शहर में घर बनाना एक ख्वाब से कम नहीं है। मेरे ख्याल में अब देहात में भी घर बनाना एक ख्वाब से कम नहीं है। ये इतना ज़्यादा पिछले 3 सालों में हमने तरक्की की है, शायद इसी तरक्की की हम बात कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी शहरों में तो मुश्किल थी, अब हमने देहात में भी उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर रखी है। तो मेरे ख्याल में हमें सल्यूट पेश करना चाहिए। एक और ख़बर जो आखिर में मेरे ख्याल में बड़ी अलार्मिंग है, शायद इसके ऊपर हमने इतना अभी तक वो तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। जैसे आपको याद हो कि पिछले चंद हफ्तों में गवर्नर पंजाब, इन्होंने यूरोपियन यूनियन कंट्री जो था वहाँ का दौरा किया, तो GSP प्लस जो था उसका स्टेटस हम बहाल कराने जा रहे थे। तो यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर क्या आज जनाब वाला कहा है कि GSP प्लस का दारोमदार पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के वादों की जल्द तकमील पर है। और आप देखें पीछे चंद दिनों में कैसे 30 बिल जो है फटाफट वो पास करवा लिए गए हैं। अब जाहिर सी बात है कमेटियाँ बैठी होंगी, उसके ऊपर लोग काम भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो सिर्फ बिल 30 पास किए। उसके पीछे आपको पता कौन है? उसके पीछे IMF है। अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि स्पोर्ट्समैन जब भी ग्राउंड में कदम रखता है तो वो जनाब वाला ये सोच के कदम रखता है कि मैं जीतूँगा, मेरा ख्याल है इसके अंदर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान एक ग्राउंड है या पाकिस्तान एक मैदान है, और इसके अंदर जो प्लेयर है वो IMF है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है। अगर चीज़ों को थोड़ा सा आप
गौर से देखें। और जो ही ये 30 बिल पास हुए हैं तो IMF ने अगली किस्त जो है उसका ऐलान भी कर दिया, और हम बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में IMF जो है अपनी अगली किस्त के जो भी डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेंगे। और इससे अगली जो बात मैं देख रहा हूँ, और शायद उसके ऊपर फिर हम तवज्जो नहीं कर रहे, बड़ा नज़दीक है टाइम वो जब ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स चूँकि ग्रीन एनर्जी सोर्सेज अब इस्तेमाल नहीं कर रहे इन एक्सपोर्ट्स की प्रोडक्शन में, या फोजल फ्यूल या कोल इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स उनको फॉरबिडन किया जाए और उनको इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रसाई से रोका जाए। और ये बड़ी तेज़ी के साथ मैं इशू देख रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुकाम बाला को इस तरह दूरअंदेश होकर सोचने की तौफीक दे और उसके ऊपर अमल दरामद करने की भी तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।